इस एनिमेशन को क्या कहते हैं? हम अगर बात करें, ये जो एनिमेशन सामने चल रहा है, ये एनिमेशन हमें क्या दिखा रहा है एग्जैक्टली अगर आप इसको देखिए तो ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें बेसिकली एक इवोल्यूशन दिखा रहा है। इवोल्यूशन मतलब किस तरीके से एक छोटे से सेल से एक पूरा एक ह्यूमन बन जाता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, उनसे हमारी सेल बनी, अमीबा बना, फिर उसके बाद हमारा पॉलीफेरा बना, फिर सिलेंट्रेट्स बने, फिर उसके बाद आपकी मोलस्क, फिशेस, और फिर बोनी फिशेस, बड़ी फिशेस, फिर उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड देन मैन। ठीक है, तो या ह्यूमन बीइंग आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से ओनली नॉट अ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन, क्योंकि ये हमें प्रूफ कर रहा है कि एक सिंगल सेल से ही हम जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी बने हुए हैं। बस किसी के अंदर इवोल्यूशंस ज़्यादा देखने को मिला है, किसी के अंदर इवोल्यूशंस मतलब नए नए कैरेक्टर्स आते गए और नए नए तरीके के जो एनिमल्स हैं वो हमारे बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हम किससे आए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जीनस स्पेसीज में बताया कि जीनस अगर हमारा मिश्रा है तो मिश्रा वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज भी क्या थे, मिश्रा थे। मतलब हमारे कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो मैच करेंगे हमारे पूर्वजों से। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं और आज मैं आपको रीडिंग करवाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको लर्न करवा दी हैं, समझा दी हैं। तो जो आप जीनस स्पेसीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ों को आगे की तरफ आपको लर्न कराता हूँ और साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझाता भी चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, कल आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वन मिनट। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, ये डॉग तक हो गया था कि अगर आप कुत्ते का नाम लेते हो या फिर अगर आपके सामने कोई कुत्ता वर्ड बोलता है, तो मैंने बताया था कि अगर आप कुत्ते का नाम अगर सुनते हो तो दिमाग में आपके कुत्ता आता है। रीज़न ये है क्योंकि आपने डॉग को देखा होता है और आपके अब आपको क्या नज़र आता है? आपको बड़े कान नज़र आ सकते हैं, 4 पैर नज़र आ सकता है, उसका निकला हुआ मुंह नज़र आ सकता है। ठीक है, तो मतलब उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको नज़र आता है। बिल्ली का नाम लेते आपके दिमाग में कुत्ता नहीं दौड़ेगा कभी भी, बिल्ली का एक अलग कैरेक्टर दौड़ेगा और कुत्ते का एक अलग कैरेक्टर दौड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके दिमाग में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर मैं नाम लूँगा तो दो अलग अलग चीज़ें ही आपको केवल देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ों पे हम लोग अगर बात करें, कुत्ता अगर नाम ले लूँ तो वहाँ पे आपको आदमी की शक्ल नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, इफ यू थिंक ऑफ एल्सेटियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब अगर हम लोग एल्सेटियंस की बात करते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ या कोई भी मैमल्स की बात करते हैं, सपोज दैट, कहते हैं सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड बी कोर्स। अगर अब मैं आपका मैमल्स का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में चलता है एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स, मतलब कि एक ऐसा एनिमल जिसके पास में एक्सटर्नल ईयर्स होता है एंड बॉडी हेयर, और जिनके पास में बॉडी हेयर होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको मैमल्स के कैरेक्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यही सारे कैरेक्टर तो बताए हुए थे ना। तो जो भी कैरेक्टर आपने मैमल्स के बारे में पढ़े हुए होते हैं वो कैरेक्टर नाम लेते ही आपके सामने विजुलाइज हो जाएंगे कि भाई एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके दिमाग में आना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यही सब इनको डिफाइन करता है। मेमोरी ग्लैंड आपको बर्ड्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए बर्ड्स को क्या करना होता है, खाना खिलाना होता है अपने बच्चे को थोड़ा अलग तरह से। ठीक, तो जैसे कि हम लोग अगर मैमल्स की बात करते हैं जो खुद से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें आपके कई कैटेगरीज आती है जिसको कि मैंने आपको बताया हुआ है। लाइकवाइज इन प्लांट, अगर इसी तरह हम प्लांट में बात करें तो likewise in the plant, if we try to talk plants, hence all these dogs, cat, mammals, blah 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 blah। अगर मैं उसी तरह प्लांट्स में बात करूं तो मैं कहूं नीम का पेड़, तो आपके सामने एक बड़ा सा पेड़ आता है जिसमें वो उसके फल, छोटे छोटे फ्रूट्स निकले हुए आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो
अगर मैं आपको नीम की तरफ बोलूँ और एक तरफ बोल दूँ तुलसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीमम बोलते हैं ना, ऑक्सीमम सेटाइवम बोलते हैं आई थिंक उसको जो है, हाँ ऑक्सीमम बोलते हैं, और ऑक्सीमम सैंक्टम बोलते हैं शायद, हाँ ऑक्सीमम सैंक्टम बोलते हैं उसको, सैंक्टम, यस यही नाम है आपका। तो ये जैसे मैं आपको सामने बोलूँ तुलसी, ठीक है ना, तो अब ये जो हमारी तुलसी है वो आपने देखा हुआ है वो छोटा प्लांट है, तो आप कहोगे सर जो नीम है आपकी वो बेसिकली सर एक ट्री है, और अगर मैं बात करूँ आपकी तुलसी तो सर वो हमारी एक हर्ब्स और श्रब्स में आती हैं, मतलब बेसिकली आप हर्ब्स बोल दो उसमें आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम तुलसी की बात करें तो वो एक छोटे प्लांट्स में आते हैं, जबकि वहीं पे अगर हम बात करें एक ट्री की, मतलब अगर हम बात करें एक नीम के पेड़ की, तो वो एक ट्री में आते हैं। कैसे पता चला आपने, कैरेक्टर, लेकिन दोनों किस में है, दोनों बिलोंग करते हैं आपके प्लांट्स को ही। तो अगर आपसे डॉग बोला जाता है, कैट्स बोला जाता है, मैमल्स बोला जाता है, वीट बोला जाता है, राइस बोला जाता है, प्लांट बोला जाता है, एनिमल बोला जाता है, तो आपके सामने एक अलग अलग तरह की इमेज अलग अलग चीज़ों के लिए बनेगी। यही चीज़ होती है क्योंकि आपको हर किसी के कैरेक्टर का पता होता है। लेकिन अगर मैं आपको अभी बोल दूं भटका, चटका या फिर एनीथिंग एल्स लाइक, मतलब कोई एक ऐसे जानवर का नाम बोल दूं, मान लो मैं ही एक जानवर का नाम बना लेता हूं, कुछ भी मान लो मैं बना लेता हूं बोकरा, बोकरा एक नाम बना लेता हूं, जस्ट सपोज दैट बोकरा, तो बोकरा से आप बकरा ध्यान में आपको आ गया होगा, लेकिन बोकरा मैंने बोला, मैंने कहा बोकरा, तो तुम कहोगे सर बोकरा कौन सा जानवर होता है, इसको तो हमने कभी देखा नहीं है। तो जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, जिसके कैरेक्टर के बारे में तुम जानते नहीं हो, उसको तुम विजुलाइज नहीं कर सकते हो। यही चीज होता है कि कैरेक्टर का जानना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, और हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है, बस उसका लेवल कहाँ से अलग हो रहा है ये बात सामने आती है, ठीक है, लेवल अलग होना समझ में आता है। जैसे कि मान लो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, दो अलग अलग डिफरेंट बैट्समैन हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। एक चीज कॉमन हुआ, दोनों एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं, दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, एक ही तरह की जर्सी पहनते हैं, दोनों राइट हैंड बैटिंग भी करते हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस होता है कि रोहित शर्मा ओपनिंग उतरता है और विराट कोहली वन डाउन उतरता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि रोहित शर्मा एक ओपनर है और विराट कोहली उसके बाद आता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो जाता है। फिर अगर आप चाहें और डिफरेंस बता सकते हैं, रोहित शर्मा 6 फीट का है, 5 फीट 8 इंच का है, विराट कोहली 6 फीट का है, ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आगे जाकर कहते हैं, लेकिन एक लेवल पे ये क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करोगे तो क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन होता है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पेसीज होता है। कौन होता है, स्पेसीज। अगर मैं आपके 10 पूर्वजों की बात करूं, मान लो तुम हो, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे बाबा हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इनमें क्या कॉमन है, तो तुम कहोगे सर इनमें कॉमन ये है कि हम सभी एनिमल हैं। बिल्कुल हो भाई, बिल्कुल हो एनिमल। हम सभी सर मैमल क्लास को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सभी मैमल को बिलोंग करते हो। फिर कहोगे सर मेरा जीनस जो है वो मिश्रा है, सभी मिश्रा है। तो आपके पूर्वज से आपका हर एक कैरेक्टर मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपके पूर्वज से नहीं मिलते हैं। जैसे आप चिबिल्ले बहुत हो, चिबिल्ले मतलब बदमाश बहुत हो, लेकिन दूसरे आपके बाबा या पापा जो हैं वो नहीं बदमाश हो, उनका कुछ एक अलग कैरेक्टर। मान लो तुम्हारे पापा क्रिकेटर हो, ठीक है, तुम जो हो भाई एक यूट्यूबर हो, या फिर तुम जो है कुछ भी हो सकते हो, तुम एनीथिंग हो सकते हो, तुम भाई आपके बाबा जो है प्रोफेसर हो, ठीक है। तो मतलब हर कोई क्या है, अलग अलग है, तो उसको अलग अलग नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बाबा का नाम प्रोफेसर कुछ और रख देते, प्रोफेसर चड्ढा मिश्रा रख देते हैं, और वो क्या नाम है, पिताजी का नाम कुछ और रख दो, चटर्जी मिश्रा रख दो, ठीक है, और किसी दूसरे का नाम और रख दो। तो कहने का मेरे ये है कि मतलब हैं तो सभी, क्या कॉमन क्या है हमारे बाबा और सब में, मिश्रा कॉमन ना, मिश्रा एक जीनस है जो कि बताता है कि हम इस फैमिली से आते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेसीज है वो अलग हो गई, वो हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो केवल मेरे अंदर होता है, वो दुनिया हमारे बाबा पापा किसी में नहीं होता है। इसीलिए हम क्या होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, हमारी शकल उनसे अलग होती है, तो स्पेसीज तो अलग लगेगी ही। तो एक लेवल होता है जहां पे चीजें आकर के अलग हो जाती हैं। कभी कभार ये होता है कि क्लासेस कहीं से आके अलग हो जाती हैं, जैसे कि भाई मैंने कहा नहीं सभी एनिमल है, मतलब बर्ड्स भी एनिमल है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बाद में आकर के क्लासेस अलग हो गई, वो बर्ड्स में चली गई और ये मैमल्स में चले गए, क्योंकि वो उड़ना जानती थी इसलिए उसको बर्ड्स में भेज दिया गया, वो करना जानती थी भाई, जमीन में चलना जानती, उसमें मेमोरी ग्लैंड थी इसलिए उसको मैमल्स में डाल
डाल दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरी पेन कहाँ चली गई, ये रहा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पेन को ध्यान में रखना, ये बीच बीच में खो जाती है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा कहते हैं। किसी को कैटेगराइज्ड करना ही क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। किसी को कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। हेयर यू मच रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी भी चीज को सेपरेट कर सकते हो एक बेसिक डिफरेंट लेवल पे। जैसे कि देखो, अगर मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक बात रख दूं, फिर से मैं मुझे पता है कि मैं एक ही बात को बार बार बता रहा हूं आपको थोड़ा, लेकिन मैं सभी के लिए, मैंने जैसे कि कहा कि मेरा पर्पस होता है कि आप 10 से आए हो, आप सभी जो है अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को लिख दो। इफ़ यू अगर हम लोग जो है भाई एक तरफ डॉग को ले लेते हैं, दूसरी तरफ अगर हम लोग कैट को ले लेते हैं, ठीक है। अब डॉग कैट में पहली चीज़ क्या कॉमन है, एनिमेलिया कॉमन है। तो एनिमेलिया इज बेसिकली क्या होगा आपका, एनिमेलिया किंगडम, किंगडम इसका क्या होगा आपका, एनिमेलिया होगा, राइट। और उसके बाद मान लो ये भी आपका एनिमेलिया होगा, ठीक है। दोनों में ये सिमिलर है। चलो अभी तक इस रैंक पे दोनों बराबर चल रहे हैं, किंगडम के रैंक पे दोनों क्या चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम क्लास के रैंक पे दोनों को मापें तो क्लास में ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, और ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। अब आगे जाकर के क्या हो जाएगा कि आपके जो कैनाइन दांत है, तीथ, जो तीथ होता है, मान लो ऑर्डर में जो है, ऑर्डर जो है ये इनका मान लो कुछ अलग हो जाएगा, और ये इनका ऑर्डर कुछ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रीजन, इनके दांत कैनाइन वाले मान लो बड़े हो गए डॉग के, और इनके कैनाइन वाले दांत क्या हो गए, छोटे हो गए। कैनाइन वाले दांत सब लोग जानते हो ना, कैनाइन ये जो बड़ा सा बगल बगल होता है, जो कुत्तों में बड़े बड़े दांत होते हैं, इनके मान लो भाई छोटे हो गए, तो हम इनको एक अलग ऑर्डर में रख दिया, और इनको एक, यही रास्ते से दोनों क्या हो गए, अलग अलग रास्ते पे चले गए। ये एक अलग रास्ते पे चले गए और ये एक अलग रास्ते, मतलब इस लेवल पे आकर के दोनों में क्या हो गया, सेपरेट ऑर्डर लेवल पे आके दोनों में क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। तो अलग अलग ऑर्डर पे आने के बाद में इनमें सेपरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में क्या है, एक दूसरे से अलग है, फिर वो चाहे स्पेसीज लेवल पे हो, फिर वो चाहे जीनस लेवल पे हो। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन हाँ, जैसे स्पेसीज लेवल पे अगर हम बोलेंगे होमो सैपियंस, तो सारे सैपियंस एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि सैपियंस कुछ अलग है, बस उनके नाम जो हैं वो थोड़े आप मान सकते हो कि यार अलग अलग है, लेकिन बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग हैं, और स्पेशली हमको होमो सैपियंस ही कहा जाता है। फिर वो चाहे आप हो, फिर वो चाहे हम हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमने उसको अलग अलग, जैसे एक वर्नाकुलर नेम होता है ना, वर्नाकुलर नेम, उस तरीके से हमने अपना एक वर्नाकुलर नेम रखा है, जिसको कि हमने कोई मिश्रा रख दिया है, कोई अंकित रख दिया है। तो ये वर्नाकुलर नेम है जो हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप विदेश में जाके किसी से बोलोगे, कहोगे भाई अंकित मिश्रा के बारे में बताइए, तो वो नहीं बताए। बट अगर आप किसी से पूछोगे होमो सैपियंस के बारे में, तो वो आपको जरूर बताएगा। यस, आगे की तरफ देखो, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ओके कहाँ चला गया, एक मिनट, ओके मेरा पेन फिर से गायब हो जाता है बीच बीच में। चलो ठीक है, इजली आप समझो इस चीज़ को। कहते हैं कि प्लांट्स बट यू नो दैट डॉग इज मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। लेकिन आपको पता है कि डॉग बेसिकली आपके मैमल्स होते हैं और वो एनिमल्स में आते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। जो आपके एनिमल और जो डॉग्स हैं और जो मैमल्स में आते हैं, ये टैक्सा को एक डिफरेंट लेवल तक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैमल्स तक डॉग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो चाहे कैट हो चाहे डॉग्स हो, ये दोनों आपके मैमल्स को बिलोंग करते हैं, और ये दोनों सेम लेवल के टैक्सा तक वहाँ तक रहते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के कारण ही क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट टैक्सा। किसके बेसिस पे, डिफरेंट टैक्सा के बेसिस पे। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छी आर्ट बनाता है तो हम उसको आर्टिस्ट कहते हैं, कोई बहुत अच्छा गाना बनाता है तो उसको हम सिंगर कहते हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ें ड्राइंग बनाता है उसको हम लोग ड्रायर कहाँ बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे उसको, आर्टिस्ट ही वो भी होता है, सभी आर्टिस्ट होता है ना, मूवी वाला भी आर्टिस्ट, डांस वाला भी आर्टिस्ट, कोरियोग्राफ वाला भी आर्टिस्ट, अभी सब, मतलब उसको हम पेंटर बोल सकते हैं। पेंटर तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब गली में जो बनाने वाले होते हैं ऐसा। चलो
दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनमी, इसी प्रोसेस को कि किसी के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना, उसको एक सही कैटेगरीज में रखना, तो ये चीज़ होता है टैक्सोनॉमी। जैसे कि आपके घर का वेस्ट भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जो चीज़ें आपको ज़रूरी पड़ती हैं आप उनको अपने पास रखते हो, और जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं पड़ती है उनको आप एनालाइज करते हो। यार ये मेरे किस काम का है, ये पेन मेरे किस काम का है, ये तो खाली हो चुका है, चलो इसको फेंक देते हैं, ये तो वेस्ट में है। तो आपने इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई दे दिया, इसके कैरेक्टर को क्या बता दिया, ये खाली है, तो तुमने उसको क्या कर दिया, वेस्ट बता दिया। लेकिन जो तुम्हारे खाली नहीं, जो भरा हुआ है वो तुम्हारे यूज़ का है, तो उसको तुमने अपने यूज़ में ला लिया। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन का बेसिक रूल होता है कि पहले किसी भी चीज़ को आप उसके कैरेक्टर को जानो और उसके बाद उसकी टैक्सोनॉमी को डिसाइड करो कि वो एनिमल है, प्लांट है, फिर किस क्लास का है, फिर किस ऑर्डर का है, और फिर उसका जीनस क्या रखना है, फिर उसकी स्पेसीज क्या रखनी है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के कैरेक्टर को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल देखा कि अरे अरे नीम के पेड़ जैसा दिख रहा है भाई, इसकी पत्ती तो नीम की पत्ती जैसी दिख रही है, पर तुम्हें भी पता है कि नीम की पत्ती दिखने वाले बहुत सारे प्लांट होते हैं, इसलिए आप केवल नीम की पत्ती देख करके नहीं एनालाइज कर सकते हैं कि ये नीम का ही पेड़ है। आप पूरा क्या करना पड़ेगा कि उस पत्ती को लेना पड़ेगा, उस पत्ती के अंदर आपको ये जो मिडरिब होती हैं और वेन्स होती हैं, क्या होती हैं, मिडरिब और वेन्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होती हैं, जो इस तरीके से मिडरिब और वेन्स होती हैं, ये देखो ये हमारी क्या होती है, मिडरिब होती हैं। क्या होती हैं, मिडरिब होती हैं। जो लीफ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, और इनसे निकली हुई हमारी क्या होती है, वेन्स होती हैं। क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। तो जो मिडरिब और जो वेन्स होती हैं हम लोग इनको भी चेक करते हैं कि ये किस तरीके से हैं, ये इस तरीके से हैं या फिर जो है ये कुछ इस तरीके से हैं। जो मिडरिब है वो इस तरीके का है और उसमें इस तरीके का है। मतलब हम अलग अलग चीज़ें जो है वो लीफ के अंदर चेक करते हैं, उसके मिडरिब को भी चेक करते हैं, वेन्स को भी चेक करते हैं, फिर उनकी सेक्शन कट करते हैं। क्या करते हैं, सेक्शन कट करते हैं। सेक्शन कट करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये है, ये हमारी एक पेन है, तो अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। और इसको अगर हम ऐसे काटते हैं तो उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो एक्सटर्नल तो देख के पहले बता दिया कि भाई तुम्हारी पत्ती में, ये पत्ती में जो है भाई ये लीफ जो है वो नीम के पेड़ जैसी मिल रही है, इसके फ्रूट नीम के पेड़ जैसे मिल रहे हैं, ये पेड़ ही नीम के पेड़ जैसे मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दोगे, आपको उसका सेक्शन काटना होगा, उसके जाइलम और फ्लोएम सेल, क्योंकि जब आप सेक्शन काटेंगे तो अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम सेल है, कॉर्टेक्स है, आप उसको चेक करेंगे। जब आप उसको चेक करेंगे तब आप डिसाइड करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के डिसाइड करेंगे कि उसको आपको किस में रखना है, किस रैंक पे उसको हमें रखना है, और पूरी तरीके से आप फुली क्लैरिफाई हो जाओगे अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। और आप जब तक सेल्स का स्ट्रक्चर नहीं देख लेते हो, और आजकल जानते हो क्या हो रहा है, आजकल तो डीएनए चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है, डीएनए चेक किया जाता है। अगर वो डीएनए का जो क्या कहते हैं, जो डीएनए की जो सीक्वेंस है, अगर वो रिलेट कर रही है नीम के पेड़ के साथ में, किसी भी पेड़ के साथ में, मान लो नीम के ही पेड़ के साथ में अगर वो रिलेट कर रही है, तो हम बोल देते हैं कि ये वाला जो पेड़, मतलब मैं जो पेड़, सपोज करो कि मैं जो पेड़ लेकर के आया वो हमें पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन उसको हमको लग रहा है कि वो नीम के पेड़ का है। तो आप एक तरफ नीम के पेड़ के डीएनए को निकालो, प्रोटीन को निकालो, और एक तरफ इसके डीएनए को निकाल लो। उसके बाद दोनों को आप कंपेयर कर लो, दोनों के कंपेयर में अगर सीक्वेंसेस सेम टू सेम आ रहे हैं कुछ, तो आप इनको सिमिलर बता सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब सारी चीज़ें किस पे होने लगी हैं, अब सारी चीज़ें डीएनए बेसिस पे होने लगी हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस पे होने लगी हैं। लेकिन पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं था और हमारी साइंस काफ़ी कमज़ोर थी, तो उस समय हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा भरोसा करते थे। किसके ऊपर भरोसा करते थे, एक्सटर्नल कैरेक्टर। मतलब लीनियस यूनियस के टाइम पे क्या हुआ भाई, हमें लीनियस ने, मान लो तुम ही लोग ने तो कहा था ना कि लीनियस ने जो है भाई वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है ना आकृति, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन दिया तो भाई उनके पास माइक्रोस्कोप थे नहीं, तो कहाँ से खोजने जाते बैक्टीरिया और वायरसेस को। तो भाई साहब उनको जो भी मिला, जैसे भी मिला, बड़ा बड़ा उन्होंने ला करके रख दिया। लेकिन बाद में उनके सिस्टम को मॉडिफाई भी किया गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो प्लांट खोज लिया वो एकदम सही था, जो खोज लिया उसको मॉडिफाई भी किया। कई साइंटिस्ट बाद में आकर के उस पर और भी स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और फिर उन्हें एक सही रैंक पे, उन्हें एक सही टेक्सा पे रखते हैं, ताकि उनको सही से हम क्लासीफाई कर पाएँ, उनकी क्लासिफिकेशन को सही कर पाएँ।
ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। यहां पे कहते हैं कि डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस का मतलब होता है कि वो प्लांट जो है हमारा वो कहाँ रहता है, उसको कैसा इन्वायरमेंट पसंद है, वो एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि वो पानी में रह रहा है या फिर लैंड्स पे रह रहा है, ये भी चीज चेक की जाती है यार। और हैबिट और हैबिटेट चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? हैबिट और हैबिटेट चेक की जाती है कि वो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस क्या है, वो जमीन में रहता है, हवा में रहता है, पानी में रहता है, कि वो रहता कहाँ है, उसकी हैबिटेट क्या है। ठीक है, जब ये सब चीज़ें चेक कर ले जाते हैं फिर उनके मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की जाती है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ कर देने के बाद हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन हम उसका कर लेते हैं तब उसके बाद हम लास्ट में उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्योंकि मैंने कहा नॉमेनक्लेचर तभी किसी चीज का किया जाता है जब वो चीज नई खोजी गई हो, तो तब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसे कुछ अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। देखो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं बहुत पहले ही, हर बार लेक्चर में आपको कई एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, तो आप थोड़ा सा बोरियत है, लेकिन हाँ आप सुनते रहिए, अच्छा लगेगा, अभी इंटरेस्ट आएगा जो है आपको। आगे कहते हैं आर द प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसी को हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं? टेक्सोनॉमी के बेसिस के अंतर्गत लाते हैं और इसी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी जो है तब बनती है जब किसी चीज के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाले नीट के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि टेक्सोनॉमी में जो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको लिखा गया है ना, यहाँ पे देखो टेक्सोनॉमी के अंदर जो चीजें आती है वो आती है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, द नॉमेनक्लेचर। ये सभी चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं तब बनता है टेक्सोनॉमी। क्या बनता है? टेक्सोनॉमी बनता है, टेक्सोनॉमी बनता है, जो कि आपको जानना है। केवल ये नहीं कि आप एक चीज आइडेंटिफाई कर लो और आप टेक्सोनॉमी बना लो, तो इससे काम नहीं चलना है। आप पहले उसको आइडेंटिफाई भी करो, उसको क्लासिफाई भी करो और उसका नॉमेनक्लेचर भी करो, तब जाकर के कोई चीज टेक्सोनॉमी बनती है। अब देखो टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी नई नहीं होती। मैंने आपको इवोल्यूशन का क्यों दिखाया डायग्राम, देखो लोग, मैं अब एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान में सुनिएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं वो आपके इस टॉपिक को बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं कि ये फालतू की चीजें रहेंगी। लोग कहते हैं कि साइंस जो है, साइंस वर्से गॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइंस वर्से गॉड लगा देते हैं। ठीक है, साइंस वर्से गॉड लगाते हैं। साइंस को बोलते हैं कि भगवान की जो ताकत होती है ना, गॉड की जो पावर होती है, उसको साइंस के पावर के इक्वली लगाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ये कंपैरिजन हमें अपने आसपास के इलाके में देखने को मिलता है। तरह तरह के मूर्ख लोग ऐसी बातें किया करते हैं कि साइंस एंड गॉड के बीच में चैलेंज देते हैं। साइंस जो है वो देन है एक ह्यूमन बीइंग की, पहला अंतर यही हो गया। और गॉड जो है वो देन है एक गॉड की, जो पावर है वो देन है एक गॉड की। ठीक है, एक चीज देखो, ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशंस। ठीक है ना, तो साइंस भी किसकी देन है? गॉड की ही देन है, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, यहां पे साइंस कहता है मान लो मेरे पास में एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, अब इस अंधेरे कमरे के अंदर शेर भी हो सकता है, भालू भी हो सकता है, गीदड़ भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गॉड के हिसाब से लोगों ने क्या बोला, अब साइंस, अब हमें नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, हमने बोल दिया भैया इसके अंदर भूत है, प्रेत है, आत्मा है, जो भी है, मान लिया तुम्हारी बात को। लेकिन साइंस कहता है ना ना हम जाके देखेंगे। साइंस पहली बार जाता है इस दरवाजे के अंदर, और जब साइंस इसके अंदर पहली बार जाता है तो इसके पास कोई भी वीपन नहीं होता, कोई भी हथियार नहीं होता, कोई भी वीपन नहीं होता, ये बस अंदर चला जाता है। तो अंदर बैठा होता है एक शेर, अंदर बैठा होता है भाई एक शेर, ये शेर इस आदमी को मार के खा जाता है। तब लोग क्या कहते हैं, देखे भगवान से जो लड़ने जाता है ना, भगवान से बनाई गई चीजों में छेड़छाड़ नहीं करना है। साइंस हार जाता है, यहाँ पे साइंस पराजित हो जाता है, साइंस फेल हो जाता है। पर साइंस की सबसे खूबसूरती चीज, साइंस फिर वापस जाता है और अब की बार वीपन को लेकर के आता है, और वीपन को लेके आने के बाद
टॉर्च ले लेता है, वीपन ले लेता है, यहाँ पे आता है और उसके बाद अपनी पूरी पावर से इस चीज़ को देखता है और इसको नया इन्वेंट कर देता है कि इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर एक शेर ही तो मौजूद था। और साइंस जो है वो इस बात को प्रूफ कर देता है कि ये चीज़ जो है ऐसी थी। बट साइंस एक नॉलेज है जो इस अर्थ पे, मैंने आपको क्या बताया, ये इससे कैसे रिलेट किया इस चैप्टर, सुनिए। आप उसी चीज़ की स्टडी करते हो जो इस अर्थ पे मौजूद है, आप उसी चीज की स्टडी करते हो जो इस अर्थ पे मौजूद है। आप नया कुछ नहीं बनाते हो, आप बस नया खोजते हो। द साइंस इज नॉट क्रिएशन, साइंस क्रिएशंस नहीं है मेरे भाई। ये जो माउस बना हुआ है ना, ये बना नहीं है, ये पहले इसका अस्तित्व था, पहले इसमें जो प्लास्टिक लगी है वो भी था, पहले इसमें जो कार्बन लगा है वो भी था। मतलब बस साइंस उसको क्या कर रहा है, अपने नॉलेज के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। बाकी कोई अगर हमसे कह दे हमने लोहा खोजा, तो लोहा खोजा जाता है, लोहा तो नेचर की ही देन है ना। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि साइंस इज जस्ट एक किताब बोल सकते हो, एक गाइड बोल सकते हो, एक डिक्शनरी बोल सकते हो, जिसको अगर आपको पता है तो आप नई चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। या सिंपली सी बात है, अगर मेरे लिए ये जो कलरफुल पेजेस हैं, मेरे लिए सारे कॉमन पेजेस हैं, तो लेकिन कलरफुल पेजेस का इस्तेमाल कब होगा, जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कलरफुल का इस्तेमाल यहाँ हो सकता है, इसका इस्तेमाल वहाँ हो सकता है। जब हम चीज़ों को जानेंगे तो चीज़ों को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे टेक्सोनॉमी में आपके सामने यूज़ किया गया है कि टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग, एक मिनट पेन लेने दीजिए, टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी न्यू नहीं होती है, वो तो यार सीधी सी बात है, कुत्ते बिल्ली आज के हैं, कुत्ते बिल्ली करोड़ों साल पहले के हैं, ठीक है। क्या भाई वो क्या नाम है, प्लांट आज के हैं, वो करोड़ों साल पहले, लेकिन तुम बस उनको क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, और सर्च करने के बाद आइडेंटिफाई कर रहे हो। फिर सर्च करने में तुम ये भी पता लगा रहे हो कि वो पहले कैसे यहाँ पे पृथ्वी पे आए। जैसे तुमने ह्यूमन बीइंग का बोला, किसी ने बोला कि यार बंदर इनका पूर्वज, किसी ने बोला चूहा इनका पूर्वज। तो क्यों बोला, क्योंकि टेक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। टेक्सोनॉमी की शुरुआत और अंत दोनों इसी की धरती पे होता है, दोनों इसी चीज पे होता है, दोनों इसी अर्थ पे होता है। हमारा ए भी इसी अर्थ पे है और हमारा जेड भी इसी अर्थ पे है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? कुछ भी नया कहीं से आ नहीं रहा है, बस उसको खोजना है कि हमारे पूर्वज कौन रहे होंगे। तो टेक्सोनॉमी यही है, जो चीज अर्थ पे है उसको सिस्टमैटिक ढंग से रख देना, यही चीज टेक्सोनॉमी कहलाती है। जैसे कि अगर एक मेज पे बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं, जैसे कि मेरे मेज पे पड़ी होती हैं बहुत सारी बुक्स, 2 लैपटॉप, 2 पड़ा होता है चार्जर, एक पड़ा होता है स्पीकर, यही सारी चीज़ें फैल, तो अलग अलग कैटेगरी की ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को मुझे जब रखना होगा तो क्या करना होगा, किताब को लेकर के रखना होगा, रैक के किताब वाली रैक में रखना होगा, लैपटॉप को दूसरे टेबल पे रखना होगा, जो पेजेस हैं उनको अलग जगह पे रखना होगा। कैटेगराइज करना मतलब कि हमारे पास अर्थ पे सारी चीज़ें फैली हुई हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमारे पास साइंस नहीं थी, तो हम नहीं कैटेगराइज कर पाते थे। आज हमारे पास साइंस है तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी जो होती है वो नई नहीं होती है, वो यहीं पे होती है, बस हम उसको क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग टू नोइंग मोर, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है भाई, इसीलिए तो हमें बनाया गया है कि जानो कि ये अर्थ क्या होता है। कुत्ते जो होते हैं तुम उनको एक घर में पाल के रखते हो ना भाई, साल भर नहीं, 10 साल नहीं, 11 साल तक वो बेचारे आपके घर पे ही मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सप्लोरिंग की जो पावर है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सप्लोरिंग की जबरदस्त पावर होती है। एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म को जानना चाहता है, देखना चाहता है, उनको एक अलग ग्रुप में रखना चाहता है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस देयर ओन यूज। और ये वो चाहे तो, और बेसिकली जो होता है वो अपने इस्तेमाल के लिए इन सारी चीज़ों को सोचता है। भाई तुम बाहर जाते हो तो ये बताओ कि तुम अगर किसी मार्केट में जाते हो तो अपने इस्तेमाल की वाली ही चीज़ें खरीदते हो ना, कि पड़ोसी के इस्तेमाल वाली खरीदते हो? नहीं, पहले जो रेफरेंस वो देता है वो अपने इस्तेमाल वाले को देता है और उसी को वो खोजने निकलता है। जैसे कि कोरोना की दवाई इंडिया में पहले थी? नहीं थी ना। विदेश में पहले थी? नहीं थी ना। लेकिन लोगों को जब जरूरत पड़ी तो कोरोना की दवाई निकल करके सामने आई, ठीक है, मतलब कोरोना की जो वैक्सीन थी वो निकल करके सामने आई। तो ह्यूमन बीइंग को जब तक जरूरत नहीं पड़ती है तब तक वो एफर्ट नहीं करता है।
तुम सोचो कि वो प्रोफेसर तुमको बाहर क्यों लेके जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसकी रूटीन है, उसको उसका पैसा मिलता है और ये लोग को नाम और फेम मिलता है, इसीलिए लोग बाहर नए प्लांट्स और स्पेसीज को खोजने जाते हैं। जबकि वो प्लांट और स्पेसीज कई करोड़ों साल पहले था, लेकिन हमारे बाबा लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो आज अगर हमें वो चीज़ पता चली तो हमने आज ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। पहले के जो लोग थे इन अर्लियर डेज, पहले के जो लोग थे ना, जो मतलब एकदम दाढ़ी बाबा बाल वाले से बड़े नहीं होते थे एकदम इस बहुत, लेकिन यार एक बात है, पहले के जो लोग थे ना बड़े मस्त लगते थे भाई साहब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बाल होते थे ना, ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे दाढ़ी होती थी। अभी देखो ये सब फैशन में है दाढ़ी वाड़ी, लेकिन पहले के लोग और ज़्यादा फैशन। और पहले के लोगों को भाई कोई मतलब नहीं कौन गोरा कौन काला, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आज के ह्यूमन बीइंग से अच्छा पहले के ह्यूमन बीइंग थे, इतने शानदार, मतलब शकल वकल से किसी को कोई मतलब ही नहीं। अभी आज की डेट में देख लो, यो ब्यूटी मोड लगा करके भाई, यो ब्यूटी मोड लगा करके फोटोज होते हैं ना कि भगवान करे क्या ही बताएं जो है। तो इफेक्ट, और दूसरी बात मैं कहता हूं कि इफेक्ट करो ठीक है, पर जो रियल कलर होता है उसको क्यों हिडन करते हो आप लोग। कोई भाई इफेक्ट आप बैकग्राउंड में कर सकते हो, जो नॉन लिविंग चीजें उसमें कर सकते हो। आप खुद इतने खूबसूरत हो यार, आप भगवान की देन हो, तो आपको खुद कुछ एडिट करने की क्या ही जरूरत है। अभी देखो मैं टोपी पहने भी मैं टकला हो जाऊंगा, क्यों होना पड़ता है, क्योंकि मुझे समाज में भाई ना लोग ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं टकलू 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 टकलू। अगर कोई ना बोलता तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये ह्यूमन बीइंग को अनकंफर्टेबल फील, पहले के लोगों को कोई मतलब नहीं था। पहले के लोगों को एक मतलब था, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, मतलब उनको बस तन ढकने के लिए। और क्लॉथिंग किस लिए? क्लॉथिंग इन्फेक्शन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए, इसके लिए क्लॉथिंग थी। ये नहीं कि शादी में जाने के लिए, ओकेजन में जाने के लिए फॉर्मल अलग, कैजुअल अलग, पार्टी वियर अलग, ये 10 तरह के उनको नहीं था। बस उनको ये था कि उनका तन ढक जाए, और कोई ऐसा शर्म और हया वाली चीज़ें नहीं थी। यार एनिमल भी तो हैं, आप जानते हो जो है सारी चीज़ों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो अपने तन को ढकते थे ताकि इन्फेक्शंस उनकी बॉडीज़ के अंदर ना हो, और जो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी वो क्लॉथ पहनते थे। जैसे अलग अलग तरह के मुकुट पहनना शुरू कर दिए थे, कबीले के लोग आज भी पहनते ताकि लोग उन्हें राजा महाराज और राज ऐसा समझें, एक सेपरेट हो गए थे। लेकिन खूबसूरती की बात करें तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो हर्ट और दिल से आती है, वो क्लॉथ्स और से नहीं आती है। तो फूड के लिए मरते थे, फूड के लिए अपना शिकार करते थे, फूड के लिए नए नए हथियार बनाते थे, फूड के लिए अलग अलग जानवरों को मारते थे, पता करते थे कि किसमें ज़्यादा मीट है, किसमें कम मीट है, कौन से खाने से कौन सी प्रोटीन मिलती है। और शेल्टर और रहने का स्थान जो है वो वहाँ पे थे। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे वो बेसिकली ये थे कि जो ह्यूमन बीइंग थे वो नई चीज़ तभी खोजते थे जब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, और उसके बाद उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया कि भाई इस वाले से हमें ये वाली प्रोटीन मिलती है तो इस जानवर को इस कैटेगरी में रखो, फिर इसको इसमें रखो, इसका हमें मांस खाना है तो मांस वाले को अलग कैटेगरी, मतलब यूजेस के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया। कौन? पहले वाले। कौन? पहले वाले। कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं किया था, यूजेस के बेसिस पे। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, ये सवाल आपसे बना सकता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है जितना बात मैं पढ़ा रहा हूँ? मुझे एक बार आप लोग रिप्लाई कर दो, बताओ भाई समझ में आ रहा है ये चीज? सब लोग बता दो भाई। प्रियांशी ने आज ज्वाइन नहीं किया है? ओके चलो। सो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नए कैरेक्टर की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। ये नया कैरेक्टर, देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने है ना, ये डायग्राम बताता है आपके इवोल्यूशन को। क्या बताता है? इवोल्यूशन को। जस्ट अगर मैं बात करूं, मैं एक ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करता हूं जो अपने से रिलेटेड है। मान लो कि करोड़ों साल पहले, इज़ अ मिलियन ईयर एगो, मान लो कि कुछ एनिमल थे, मान लो मिलियन ईयर एगो कुछ एनिमल थे। ये एनिमल है, इट्स लाइक अ एनिमल। और ये एनिमल जो थे वो भाई साहब निकले एक सफ़र को। क्या निकले? एक सफ़र को निकले। और इसने कहा कि ये जो एनिमल था, ये शुरुआत का एक एनिमल था, ये निकला भाई एक सफ़र के ऊपर, ये सफ़र के ऊपर एक निकला। इसने कहा कि भाई तुम इस डायरेक्शन में जाओ
और इसने कहा भाई तुम इस डायरेक्शन में जाओ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए क्योंकि दोनों की जो पसंद थी वो अलग अलग थी। एक जो है गांव की तरफ चला गया, विलेज की तरफ चला गया, और एक जो है चला गया सिटी की तरफ। इसके रहन सहन में कमी हुई, सब कुछ हुआ, इसके कैटेगरी, इसके दो बेटे आपके और बन गए, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। इसके भी रहन सहन में जो है भाई साहब अलग हुई, डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये भी अपने बच्चे पैदा कर लिया, इसकी भी एक नई जनरेशन बन गई। कहने का मेरे मतलब ये है, लेकिन सब के जो पूर्वज हैं वो कौन है, एक ही हैं भाई, हमारे ए वाले। कौन है, ए वाले। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपका नाम जोड़ा जाएगा तो आपका नाम इस ए के साथ में भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो मेन जन्म हुआ है वो इन्हीं से हुआ है। तो यही चीज इस डायग्राम में आपको शो कर रही है कि देख लो आप लोग इस डायग्राम में कि जो इनका पूर्वज था वो एक ही था, जो पूर्वज था वो एक ही था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आइसोलेट कर गए, ये अलग जगह पे चले गए, और ये आपके जो थे वो आपके अलग जगह पे चले गए। इनके कुछ अलग कैरेक्टर थे और इनके कुछ आपके अलग कैरेक्टर थे, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल थे, ये एक कॉमन कैरेक्टर है। लेकिन बाद में जाकर के इनके कैरेक्टर दोनों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए, जिससे कि अलग होकर के नई नई स्पेसीज बना लिए, न्यू स्पेसीज बना लिए, लेकिन बेसिकली वो बिलोंग एक ही ग्रुप को करते हैं। लाइक अगर हम बात करें लॉयन की, अगर हम बात करें टाइगर की, अगर हम बात करें आपके कैट की, तो सब यही हैं, सबके पूर्वज यही हैं। लेकिन कैट चली गई भैया, एक मिनट रुको, मैं डायग्राम को थोड़ा साफ करके फिर समझाऊं कि मान लो कि सबके कैट हो गए, टाइगर हो गए, लॉयन हो गए, ये सब एक ही ग्रुप के थे, लेकिन ये मान लो सबके पूर्वज क्या थे, एक ही थे। लेकिन आगे जाकर के जो हमारी ये थी कैट थी, उसने बोला कि हमें घर में रहना पसंद है, तो ये यहाँ चली गई। टाइगर ने बोला, टाइगर नहीं बोलो, यहाँ पे आप कुछ और कर लो, तेंदुए, उसने बोला भाई हमें पेड़ पे रहना पसंद है, हम पेड़ पे जाएंगे। लायन बोला हमें जंगल में टहलना पसंद है, हम जंगल में जाएंगे। तो इस तरीके से करके सभी क्या हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन सब में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि इनके पूर्वज क्या थे, आपके एक थे। बाकी इन्होंने अपने कैरेक्टर को चेंज किया, और कैरेक्टर को चेंज करने के साथ में इनके जो स्पेसीज थी उसमें चेंज आ गया, और इनके कैरेक्टर के कारण इनकी स्पेसीज जो है वो किसी दूसरे से क्या हो गई, बदल गई। आप टाइगर की जगह कैट नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ कैट और टाइगर में रिलेशनशिप बता सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। व्हाट से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके कैटेगरीज की, जो कि शुरुआत होती है इंपॉर्टेंट चीज़ की। यहाँ कहते हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप्स। क्लासिफिकेशन करना कोई एक बार का काम नहीं है। आपके पास में क्लासिफिकेशन एक बार का काम होता जब आपके पास में स्पेसीज क्या होते, बहुत कम होते। यार अगर दो ही लोग हैं तो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना। एक क्लास में अगर केवल दो लड़के हैं तो आप क्या कहोगे, एक तेज है एक कमजोर है, तेज वाले को तेज सेक्शन में रख दो, कमजोर वाले को कमजोर सेक्शन में रख दो। पर अगर एक क्लास के अंदर 200 बच्चे हैं तो उसमें कोई ज्यादा तेज है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, एक मीडियम है, एक मीडियम से थोड़ा अच्छा है, तब उस समय आपको कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाता है। तब क्या करते हो आप, तब आप सेक्शन को डिवाइड करते हो और डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट बच्चे को डाल देते हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, वो एक प्रोसेस में नहीं होती है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन प्रोसेस को या फिर इन चीज़ को, इन स्टेप्स को हम लोग रैंक का नाम देते हैं या फिर कैटेगरी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रैंक या फिर कैटेगरी का नाम देते हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यही कैटेगरी जो होती है ये ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होती है, मतलब यही कैटेगरीज से ही हमारी जो टेक्सोनॉमी है वो क्लियर होती है। और इस तरह की कैटेगरीज जिससे हमारी टेक्सोनॉमी तैयार होती है, इसी चीज़ को हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम देते हैं। क्या देते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम देते हैं, एंड ऑल कैटेगरी का नाम देते हैं। जब किसी भी एक चीज़ का हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसको एक प्रॉपर कैटेगराइज कर लेते हैं, प्रॉपर कैटेगरी में रख देते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग
टेक्सोनॉमी, इसी चीज़ को हम लोग आपके टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हिरार्ची, इसी को हम लोग टेक्सोनॉमी हिरार्ची का भी नाम देते हैं। अब इसको आप लोग जो भी प्रोनाउंसिएशन करना होगा भाई आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, हर किसी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होता है। मैं एक बार फिर से इस लाइन को आपको बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और विजुअल और क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, बट इन्वॉल्व्स हिरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरीज। जैसे कि मैंने कहा कि किंगडम बताया था मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मान लो किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर जीनस है, फिर स्पेसीज है। ये हर एक लेवल जो होता है इसी को हम लोग कैटेगरी का नाम रखते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी, इसी को हम लोग रैंक या फिर कैटेगरी के नाम से जानते हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, और यही जो हमारी कैटेगरी होती है यही पूरी की तरह से टेक्सोनॉमी को अरेंज करती है, इसी चीज को हम लोग टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कहते हैं। और हर एक कैटेगरी को हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम देते हैं। हर एक कैटेगरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम देते हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर, और जब सभी कैटेगरी आपस में मिल जाती हैं तो हम इनको टेक्सोनॉमी हिरार्की नाम देते हैं। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी अपनी एक यूनिट है, मतलब अगर आप किसी एक कैटेगरी में चेंज लाओगे तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात, एक बार और समझो, एक बार और समझो, एक बार और समझो मेरी बात को। देखो इधर एक बार ब्लैक स्क्रीन में आप समझोगे, समझ में आ जाएगा आपको। देखो फिर से इधर समझो, मैंने कहा कि जो भी आप पढ़ते हो, किंगडम पढ़ते हो, लाइक उसके बाद आप पढ़ते हो फाइलम पढ़ते हो या डिवीज़न पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्लास पढ़ते हो, ऑर्डर पढ़ते हो, जीनस पढ़ते हो, है ना, स्पेसीज पढ़ते हो, तो ये सभी क्या है, हर एक जो है वो क्या है, हमारी कैटेगरीज हैं या फिर हर एक जो है वो हमारी रैंक होती हैं, ठीक है ना। और यही सभी रैंक जब आपस में मिलती हैं तो यही बनाती हैं आपकी टेक्सोनॉमी हिरार्ची, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसमें हर एक कैटेगरी जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैटेगरी का जो रोल है वो स्पेसिफिक होता है। अगर देखो कोई क्लास मैमेलिया में रखा गया है, मैमल्स में रखा गया है, तो उसके अंदर जरूर मेमोरी ग्लैंड होता है, वो जरूर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसीलिए उसको मेमोरी ग्लैंड होने के कारण उसको मैमेलिया में रखा गया। तो ये उसका एक कैटेगरी है, उसका क्लास मैमल्स को बिलोंग करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर जो है बर्ड्स होता, वो उड़ सकता होता, तो हम उसके क्लास को क्या कर देते, बर्ड्स में डालते, एप्स में डाल देते। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो हर एक कैटेगरी का हर एक रैंक अपने में स्पेसिफिक होता है, अपने में जो होता है वो आपका क्लासिफिकेशन के लिए जाना जाता है। तो कहते हैं कि आगे कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड टुगेदर टेक्सोनॉमी ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टेक्सॉन, और उसको हम लोग टेक्सॉन के नाम से या फिर टेक्सा के नाम से जानते हैं। तो टेक्सा आपको ध्यान में रखना है, टेक्सोनॉमिक हिरार्की एक अलग चीज़ है, उसमें जब सब कुछ पूरा का पूरा हर एक रैंक जुड़ जाती है तो टेक्सोनॉमी हिरार्की बोलते हैं। उसके बाद आप लोग देखते हो, ध्यान देते हो कि भाई हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कहते हैं रैंक। आपकी जो रैंक बनती है वो हम बताते हैं कि जो हर एक स्टेप्स है आपका, वही क्या है, आपका हर एक रैंक होता है। तो यही है हमारी बेसिकली टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पे आपके सामने है क्लासिफिकेशन, इसको आप रट लीजिए। इसी सीक्वेंस में आपको टेक्सोनॉमी में डिवाइड करना है। जैसे कि ये हमारे पास एक रेड फॉक्स है, क्या है, रेड फॉक्स है, जिसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है वल्पेस वल्पेस। क्या है, वल्पेस वल्पेस है इसका नाम। और इस वल्पेस का जो डोमेन होता है, सबसे बड़ा, किंगडम से भी बड़ा कौन होता है, डोमेन होता है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, मतलब डोमेन के अंदर हम बताते हैं कि ये यूकैरियोट में आते हैं या फिर प्रोकैरियोट में आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, यूकैरिया बोला। क्या बोला, यूकैरिया बोला। और ये कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स इसमें मौजूद होती हैं। किंगडम इसमें एनिमेलिया होता है। फिर एक एनिमेलिया किंगडम में कई फाइलम होते हैं, जैसे कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, है ना, ये सभी किसमें आते हैं, मतलब एक एनिमेलिया किंगडम में, एक किंगडम में कई फाइलम, एक फाइलम में कई क्लास, एक क्लास में कई ऑर्डर, एक ऑर्डर में कई फैमिली,
एक फैमिली में कई जीनस और एक जीनस में कई स्पेसीज। इसको इसी तरीके से याद में रखना है। एक डोमेन में, ये बताओ डोमेन में कितने हो गए? डोमेन में तो मैंने कहा ना भाई आपसे कि डोमेन में आपसे कितने हो गए। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे यहां से समझो, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करूंगा। देखो इधर समझो, सब लोग अच्छे समझना। देखो इधर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझो आप लोग। जैसे देखो मैंने कहा डोमेन, तो आप डोमेन में मान लो कि बता सकते हो कि आपका हो गया 2 बता सकते हो आप। एक बता सकते हो यूकैरिया बता सकते हो, या फिर आप प्रोकैरिया बता सकते हो, राइट? इतना बता सकते हो। पर जब मैं बोल दूं यूकैरिया, ये क्या है? यूकैरिया प्रोकैरिया डोमेन है। अब यूकैरिया में एक किंगडम पाया जाता है। किंगडम तो कई होते हैं। कौन से किंगडम होते हैं? 5 किंगडम। कौन कौन से होते हैं जरा बता दो। तो बताया था आपको ना, तो वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एनिमेलिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांटी हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, मोनेरा हो सकता है, राइट? अब तुमने कहा सर एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में भी कई एनिमेलिया हो सकते हैं। तो आप एनिमेलिया में कौन कौन से लिख दोगे भाई? बहुत सारे एनिमेलिया मैंने आपको बताए हुए हैं ना। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स कौन बताए? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बताए हैं, तो आप उसको ध्यान में। अब कॉर्डेट्स में भी कई होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स में, तो इसी तरीके से आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक डोमेन में कई किंगडम, एक किंगडम में कई फाइलम, एक फाइलम में कई ढेर सारी क्लासेस, और एक क्लासेस में कई ढेर सारे ऑर्डर, और एक ऑर्डर में ढेर सारी फैमिली, और एक फैमिली में ढेर सारे जीनस, और एक जीनस में ढेर सारी स्पेसीज। सबको समझ में आया ये बात? सबको समझ में आया लेक्चर? यस बिल्कुल। हाँ सब लोग बताओ भाई, समझ में आया सबको ये लेक्चर? समझ में आया? समझ में आया सबको ये लेक्चर? बताओ आकृति, समझ में आया? ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इम्पोर्टेंटली बात करेंगे इन्हीं के बारे में। और आई थिंक 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर अभी आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, और काफ़ी डिटेल में है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि आपके पास में टाइम है या फिर ऐसा कुछ भी। बहुत सारा टाइम है आपके पास में अभी। बहरहाल जो बच्चे 10th के हैं और बड़े आराम से पढ़ोगे ना तो सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत तेज़ी से सिलेबस खत्म होता है। ऐसा नहीं है, आपके 2-3 दिन में 1-8 चैप्टर 4 चैप्टर चले जाते हैं। तो शुरुआत है, अच्छे से पढ़िए। अब तुम लोग चूँकि 10th के हो तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, क्योंकि मुझे फील यहाँ से आता रहता है नहीं अभी आपको और अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चंस आप पूछो, किसी को भी जो भी पूछना है भाई। और बाकी ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी की ही हैं। आज जा करके एनसीईआरटी को अच्छे से लर्न कर लेना एक बार। जो चीज़ नहीं समझ में आई या कम समझ में आई ज़रूर पूछ लेना। और बाकी नेक्स्ट वाले पे हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे अलग से कि डोमेन क्या होता है, किंगडम की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बताएंगे, फाइलम की बताएंगे, क्लास की, इन सब की हम लोग अलग अलग बताएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, टाटा बाय बाय। मुझे थोड़ा सा आज बाहर भी जाना है, ठीक है? कुछ काम है भाई, आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा बाहर जाऊंगा, थोड़ा कुछ काम है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।